और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या होता है किडनी कैंसर? इंसान को एक किडनी में ही कैंसर होता है। यूरिन में ब्लड आ रहा है। किडनी कैंसर में जो खून आता है वो यूजुअली पेनलेस होता है। यूनिक फीचर है किडनी कैंसर का वेट लॉस होना, फीवर होना। 80-90% जो ट्यूमर्स हैं वो क्लियर सेल कार्सिनोमा का टाइप होते हैं। कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर किसी को ट्यूमर फैल जाए लंग के अंदर, बोन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं? एक्सरेज में यूजुअली पता नहीं लगता है। तो सीटी स्कैन में ट्यूमर की नेचर पता लगेगी, उसका साइज पता लगेगा। मोस्टली कैंसर का कारण एग्जैक्ट मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए उम्मीदों का पॉडकास्ट लेकर के। मैं इसे उम्मीदों का पॉडकास्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं बहुत अजीज डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, वो लगातार हमको ऐसी टीचिंग्स दे रहे हैं जिससे हम कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को समझ सकें और उससे लड़ने में सक्षम हो सके। तो फिर से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर की। तो वेलकम करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार विकास जी, तो सर जैसा हम लगातार हर ऑर्गन्स पे बात कर रहे हैं जी। कैंसर के रिलेटेड, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत उन्हें इन्फॉर्मेशन जानने को मिल रही है हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में जिसको जिस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल। दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर की। जरूर। तो सर सबसे पहले आप ये समझाइए क्या होता है किडनी कैंसर और ये कैसे इफेक्ट करता है लोगों को? राइट। तो पहले तो हमें ये समझना है कि किडनी क्या होती है और शरीर में कहाँ पे होती है और जी उसका क्या फंक्शन होता है। जी। तो हमारे शरीर में सबके नॉर्मल 2 किडनीज होती हैं हम्म। जो कि पेट में पिछली साइड के अंदर, फ्लैंक्स के अंदर स्थित रहती हैं। तो उनका काम होता है कि जो हम ब्लड सर्कुलेशन में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और जो भी सोडियम पोटेशियम वगैरह हैं उनको ब्लड से क्लीन करना, क्योंकि वो जब हम खाना वाना खा रहे हैं तो वो सब चीज़ें उससे बनती हैं और वो फिर यूरिन के ज़रिए उनको दोनों किडनीज मिलके बाहर निकालती हैं। तो ये तो किडनी का कार्य हो गया जो कि दोनों किडनीज मिलके करती हैं और उसके लिए उनको ब्लड सप्लाई चाहिए। जी। तो जैसा कि हम बताते आए हैं कि किडनी में या किसी भी ऑर्गन में अगर जो उनकी कोशिकाएं या जो सेल्स हैं उनमें विकार आ जाए, मतलब उनके सेल्स के जीन्स में ऐसी म्यूटेशंस आ जाएं या खराबी आ जाए जिससे कि वो जो कोशिकाएं या सेल्स हैं किडनी में वो मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दें, तो वो मल्टीप्लाई करेंगी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसकी वजह से वो एक साइज उसका बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली जो किडनी का साइज है वो 8 सेंटीमीटर के करीब होता है, लेकिन एक हिस्से में एक एडिशनल ट्यूमर या रसौली बननी शुरू हो जाएगी जो कि धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और क्योंकि पेट एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पे जब वो ट्यूमर बनता है या बढ़ता है तो यूजुअली पेन जो है वो लेट स्टेजेस में होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बनने के बाद। और ये भी हम अपने पुराने पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बनने में भी 3-4 वर्ष लगते हैं। तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारी बॉडी में है, क्योंकि लक्षण ही नहीं कोई आता है। तो जो ट्यूमर जब बनता है तो उससे फिर जो उसका जो कैप्सूल है किडनी का उस पर स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच होने से 1 सेंटीमीटर 1.5-2 सेंटीमीटर के बाद फ्लैंक में, कमर के पिछले हिस्से में जहाँ पे ट्यूमर है, यूजुअली एक इंसान को एक किडनी में ही कैंसर होता है, दोनों में इकट्ठे नहीं होता, तो उस साइड में पेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई रहती है तो वो उसमें ऐसा एक चेंज आता है जिसकी वजह से कि ट्यूमर से ब्लड रिश्ता है और वो यूरिन के अंदर आता है, जिसको हम हेमेचूरिया बोलते हैं। तो वो पेनलेस होता है, जैसे मैंने बोला कि यूजुअली पेन नहीं होता। तो अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है और कोई दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि दर्द अगर होता है तो वो स्टोन की तरफ जाता है, क्योंकि किडनी स्टोन की वजह से भी आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो लेकिन जो किडनी कैंसर में जो खून आता है ब्लड में वो यूजुअली पेनलेस होता है। तो ये एक शुरुआती सिम्टम हुआ कि फ्लैंक पेन और यूरिन में ब्लड आना। दूसरा एक यूनिक फीचर है किडनी कैंसर के सेल्स का कि कुछ लोग जो हैं उनको फीवर हो जाता है जो कि फिर ठीक नहीं होता, और वो फीवर धीरे धीरे करके 100 डिग्रीज 101 डिग्रीज 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक चलते रहता है। और फिर जब जांच कराते हैं कि फीवर क्यों हो रहा है, उसमें
अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें एक वो उसका ट्यूमर दिखेगा किडनी में। तो उस तरह से एक वेट लॉस होना, फीवर होना, तो ये एक यूनिक फीचर है किडनी कैंसर का, जिससे कि 30-40% लोगों में ये सिम्टम होता है। तो बेसिकली आपका किडनी के अंदर एक ट्यूमर बन रहा है, उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, उसकी वजह से उनको पेन हो सकता है और वेट लॉस और फीवर हो सकता है। तो ये लक्षण अगर आए तो पेशेंट को शक होना चाहिए कि भाई 3-4 हफ्ते हो गए, मेरे को क्यों नहीं फीवर ठीक हो रहा, मेरे को क्यों दर्द हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए। किडनी कैंसर के कौन कौन से कॉमन टाइप्स हैं? हाँ, तो किडनी कैंसर में जो बेसिकली उनके किडनी के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोमेरुलाई और ट्यूब्यूल्स, और फिर उसके अंदर से जब यूरिन निकलता है तो उसको एक पेल्विस बोलते हैं, यूरिन का पेल्विकलिसियल सिस्टम बोलता है। तो उसमें तरह तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर टाइप है उसको हम बोलते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा, और दूसरे भी तरह तरह के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पैपिलरी ट्यूमर्स, या एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसको VHL जीन बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ट्यूमर होता है, बट वो बहुत अनकॉमन होता है। और जो कलेक्शन सिस्टम है किडनी का, उससे जो ट्यूमर बनेगा किडनी का, उसको हम लोग ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। लेकिन 80-90% जो ट्यूमर्स हैं वो क्लियर सेल कार्सिनोमा का टाइप होते हैं, और उनके यही प्रेजेंटेशन होती है जैसे मैंने आपको बताया। सर, किडनी के अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताएं। हाँ बिल्कुल। तो जो किडनी कैंसर, जैसे हमने बताया कि शुरुआती सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि पेनलेस यूरिन में ब्लड आना, और फ्लैंक में पेन होना या फीवर होना। लेकिन अगर किसी को ट्यूमर फैल जाए तो किडनी कैंसर के फैलने के जो रुझान कह लीजिए वो होते हैं लंग के अंदर, या बोन्स के अंदर, या ब्रेन के अंदर। तो अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर फैलेगा तो पेशेंट को कफ हो सकती है, सांस फूल सकती है, फेफड़े में पानी बन सकता है, खांसी में खून भी आ सकता है। अगर हड्डी में फैलेगा तो डिपेंड करेगा कि शरीर की कौन सी हड्डी में फैल गया। अगर रीढ़ की हड्डी में फैल गया है तो वहां पे पेन हो सकती है, अगर रिब में फैल रहा है तो वहां पेन हो सकती है, और अगर ब्रेन में फैल रहा है तो हेडेक होना और उल्टी जैसा लगना और दौरा भी पड़ सकता है। तो फैलने का जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में ट्यूमर फैल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मरीज को लक्षण आते हैं। इस डिजीज में सर हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हाई बीपी, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये सब, ओबेसिटी, ये सब क्या मैटर? तो जैसे कि हम पता है कि मोस्टली कैंसर्स का कारण एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन यस, जो लोग स्मोक करते हैं, जो अपना लाइफ टाइम की जो एक्सरसाइजेज वगैरह कम करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते हैं, ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो या उनको शायद शुगर की वजह से ओबेसिटी हो रही है, तो एग्जैक्ट रीज़न जो है किडनी कैंसर्स के क्लियर नहीं है। और कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं, वो बहुत अनकॉमन होते हैं, जैसे मैंने वो जीन का नाम बताया, वो 1-2% से कम। तो मोस्टली जो चेंजेस आते हैं आपके ट्यूमर सेल्स के अंदर वो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है, जिसमें कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल भी शामिल है। जी, तो जैसा आपने ये सिम्टम्स के बारे में बताया सर, अब डॉक्टर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस किडनी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए? कौन कौन से टेस्ट करते हैं? बिल्कुल, तो ये बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि अगर किसी को लक्षण हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, हेमेचूरिया हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो सबसे इजी जो टेस्ट है वो पेट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड में एक किडनी से जुड़ी हुई एक रसौली पाई जाएगी, और वो एक इनिशियल टेस्ट हो गया, जिसको कि हम आगे डिटेल में समझना चाहेंगे कि वो जो गांठ दिख रही है उसकी क्या नेचर है। तो उसको स्टडी करने के लिए आगे 2-3 टेस्ट रहते हैं, CT स्कैन, MRI किडनी का, और पेट CT स्कैन। तो एक्सरेज में यूजुअली पता नहीं लगता है, सिंपल एक्सरेज के अंदर। तो CT स्कैन में आपको उसकी ट्यूमर की नेचर पता लगेगी, उसका साइज पता लगेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किडनी के साथ कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो ट्यूमर जो बनता है उसकी भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसको स्टडी करने के लिए हमें उसकी एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, कि एक इंजेक्शन लगाते हैं नस के अंदर, और वो फिर ट्यूमर की जो ब्लड सप्लाई है उसको वो स्टडी करते हैं कि कितना ट्यूमर जो है वो वैस्कुलर है, मतलब कितनी उसकी ब्लड सप्लाई है, क्योंकि उसका फिर ऑपरेशन करने में, इलाज करने में भी इंपॉर्टेंस आएगी। तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होगा, जिसमें कि CT स्कैन, MRI और पेट CT स्कैन। लेकिन इससे हमें बीमारी
तो पता लगी कि ट्यूमर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं आती है। कंफर्मेशन लाने के लिए अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम उसको नीडल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि एक सिंपल पीछे साइड से किडनी के ट्यूमर में एक नीडल डालेंगे और वहाँ से हम एक ब्लड सैंपल या ट्यूमर सैंपल एस्पिरेट करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो अगर लोकलाइज्ड है किडनी कैंसर और सीटी स्कैन, सीटी एंजियो, पेट सीटी स्कैन से हमें स्टेज पता लग गई कि कहीं फैला नहीं है, कि पहली या दूसरी स्टेज में है, तो अमूमन बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हम पेट सीटी में, एमआरआई में, एंजियो में हमें ट्यूमर दिख रहा है तो हमें उसको फिर निकालना ही होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर वो ट्यूमर पकड़ा जाए तो उसमें कई दफ़ा बायोप्सी करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अगर पेट सीटी स्कैन हमने किया और उसमें हमें किडनी ट्यूमर के संग संग लंग्स में, बोन्स में और दूसरी जगह पे निशान दिख गए, तो हमें मैंडेटरी है कि उसकी बायोप्सी करके उसकी नेचर को समझना, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि कौन सा ट्यूमर है, उसकी दवाइयाँ अलग अलग हैं। तो यूजुअली उसमें ऑपरेशन की संभावनाएं कम होती हैं। तो दवाइयों को समझने के लिए कि कौन सी दवा देनी है, उसके लिए एग्जैक्ट बायोप्सी की रिपोर्ट होना बहुत ही आवश्यक है अगर वो फैल गया है। तो जांचें यही हैं जिसके अंदर की सीटी स्कैन, एंजियो, एमआरआई और पेट सीटी स्कैन, जिससे कि हमें एक तो पता लगे कि कितना बड़ा ट्यूमर है, कितना वैस्कुलर ट्यूमर है, कितना स्प्रेड हो गया है, और अगर ज़रूरत है तो फिर उसकी बायोप्सी भी की जाए। जो आपने टर्म बोली बायोप्सी, सर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके समझाइए कि क्या होता है और ये डायग्नोसिस किस तरह से कैंसर को कंफर्म करता है। राइट, तो बायोप्सी एक जो ट्यूमर है उसका एक टुकड़ा लेना है हमें, और लोग बायोप्सी करने से बहुत डरते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है कि बिना बायोप्सी के बाय एंड लार्ज मोस्टली कैंसर्स में बीमारी का नाम कंफर्म नहीं होता है और बीमारी की नेचर कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि कैंसर भी एक तरह का नहीं होता है, तरह तरह का होता है। वो कार्सिनोमा भी हो सकता है, सार्कोमा भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है, तो वो किसी भी सीटी स्कैन, पेट स्कैन से नहीं पता लग सकता। तो बायोप्सी आवश्यक रहती है मोस्टली कैंसर्स में, और वो एक नीडल टेस्ट होता है कि अगर किडनी में है तो जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को हम सीटी स्कैन की मशीन में उल्टा लेटाते हैं और सीटी स्कैन इमेज की जो गाइडेंस के अंदर वहीं पे फ्लैंक के अंदर नीडल डालते हैं और हमें वो नीडल दिखती रहती है जो कि किडनी के ट्यूमर में जाएगी, और वहाँ से हम एक नीडल से उसको सक कर लेते हैं या छोटा सा एक पीस ले लेते हैं जो कि शायद 3-4 मिलीमीटर का होता है, और ये प्रोसेस को करने में 5-10-15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद हमें पेशेंट को 1 से 2 घंटा ऑब्जर्व करना रहता है कि उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई हमारी नीडल टेस्टिंग से, और 95-99% लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है और वो 1-2 घंटे में घर चले जाते हैं। और जो बायोप्सी की रिपोर्ट है उसको मिलने में 3 से 4 दिन लगते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि ये ट्यूमर है और ट्यूमर की नेचर क्या है, क्या वो कार्सिनोमा है या लिम्फोमा है या सार्कोमा है या कोई और टाइप का कैंसर है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या होती है और ये किडनी कैंसर में इसका क्या रोल है और किस तरह से काम करते हैं? जी, तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि कैंसर्स जो हैं वो जीन्स में खराबी की वजह से होते हैं, तो उन जीन्स को सीक्वेंस करना, ये समझना कि उसके अंदर क्या खराबी आ गई, उसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो उसके लिए बाय एंड लार्ज हमें टुकड़ा चाहिए रहता है, और जो कि बायोप्सी हो गई जिसको हमने समझाया अभी। लेकिन किडनी कैंसर में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का जो रोल है वो बहुत पीछे है। अगर किसी का लोकलाइज्ड कैंसर है तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का रोल नहीं है, लेकिन यदि ट्यूमर स्प्रेड हो गया है और स्टेज 4 में है, उसके अंदर जब शायद फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हमारा कामयाब नहीं होता, तब यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग पे जाते हैं। लेकिन किडनी में थोड़ा रोल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का कम है। तो ये ट्रीटमेंट के इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल। और स्टेज वाइज हम किस हिसाब से ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है? करेक्ट। तो हमने जैसे बताया कि सबसे पहले तो ये निश्चित करना है कि जो ट्यूमर है वो केवल किडनी तक है या किडनी से बाहर ऑर्गन्स में, लंग में, लिवर में, बोन्स में स्प्रेड तो नहीं हो गया। तो यदि ट्यूमर एक ही किडनी में है और 3 या 4 सेंटीमीटर से कम है और कहीं पे स्प्रेड नहीं है, तो आप उसको निकालना चाहेंगे, मींस उसका ऑपरेशन करना चाहेंगे।
तो ये 4 सेंटीमीटर का जो मार्क है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आधी किडनी निकाल सकते हैं, मतलब उतना ही इफेक्टेड पोर्शन निकाल सकते हैं। यदि वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है और उसके बाद भी वो किडनी तक ही सीमित है, माने पहली या दूसरी स्टेज में है, तो 4 सेंटीमीटर से बड़े ट्यूमर को यूजुअली पूरी किडनी को निकालना पड़ता है। और जब वो निकालते हैं किडनी, तो उसकी बगल में जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स या गांठें रहती हैं उनको भी निकालना चाहते हैं, देखने के लिए कि क्या ट्यूमर वहां पे स्प्रेड तो नहीं हो गया। और अगर पेशेंट का जो कैंसर है वो स्प्रेड है, फैल चुका है, तो उसमें दवाओं का रोल आ जाएगा। उसको अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशन करने के बाद यदि उसका ट्यूमर वहीं तक सीमित था, तो अगर वो हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क का मतलब है कि वो किडनी से थोड़ा बाहर आ गया, गांठों में आ गया, या उसकी सरफेस पे भी आ गया, तो अगर हाई रिस्क फीचर्स है, उसमें एक टाइप होती है सार्कोमोटॉइड टाइप, वो भी एक हाई रिस्क फीचर होती है। तो उसमें इन मरीजों में जो हाई रिस्क रहते हैं, बीमारी के वापस आने की संभावना काफी रहती है। हालांकि 70-80% लोग जो है परमानेंटली क्योर हो जाएंगे अर्ली स्टेजेस में, लेकिन वो 20% को कम करने के लिए जिनको हाई रिस्क फीचर्स हैं, उसको आजकल हम इम्यूनोथेरेपी नामक दवाई 1 साल के लिए दे रहे हैं, जो कि सिंपल इंजेक्शन होता है 3-3 सप्ताह में 1 साल के लिए, माने लगभग 17 इंजेक्शन हम देते हैं। तो इवन जिनका कि अर्ली स्टेज कैंसर है, दूसरी स्टेज में है और हाई रिस्क फीचर्स हैं, तो उसमें उनको 1 साल के लिए ऑपरेशन के बाद इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी। अब जो बात आती है वो आती है एडवांस्ड स्टेजेस की, जिसमें कि कैंसर फैल गए, बोन में फैल गया, लंग में फैल गया, लिवर में फैल गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो किडनी का जो ट्यूमर है वो कितना बड़ा है और कितना मरीज को तंग कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, जैसे खून आ रहा है, आपका ब्लड में, यूरिन में ब्लड आई जा रहा है, या आपको बहुत पेन हो रही है, बहुत स्ट्रेच हो रहा है, तो मजबूरन हमें किडनी को निकालना पड़ सकता है, क्योंकि किडनी निकालने से बाकी ट्यूमर्स जो लंग वगैरह में फैल गए हैं वो तो ठीक होंगे नहीं, उनको तो दवा की जरूरत है। तो यदि वो ट्यूमर छोटा है और मरीज को तंग नहीं कर रहा है, तो अब हम उस ट्यूमर को निकालते नहीं है, हम दवाएं देंगे, क्योंकि वो दवाएं लिवर में भी जाएंगी, लंग में भी जाएंगी, बोन में भी जाएंगी और किडनी कैंसर में भी जाएंगी। तो आज से 5-10 साल पहले तो सबका ही ऑपरेशन करते थे फैलने के बावजूद भी, लेकिन अब ये सोच में चेंज आ गया कि यदि वो ट्यूमर पेशेंट को किडनी वाला तंग नहीं कर रहा है और स्टेज 4 में फैल चुका है, इसी को नेफ्रेक्टमी कहते हैं सर? हाँ, नेफ्रेक्टमी निकालने को कहते हैं। अच्छा। पार्शियल नेफ्रेक्टमी माने कि आधा निकालना, पूरा निकालना मीन्स कंप्लीट या टोटल नेफ्रेक्टमी। लेकिन 4th स्टेज के अंदर नेफ्रेक्टमी का रोल कम हो गया, क्योंकि दवाओं से अच्छी रिजल्ट मिलनी शुरू हो गई। तो दवाओं में भी बहुत तरक्की हो गई है पिछले 10 से 20 वर्षों में। और वो पहले हम लोग कीमो करते थे, आज से 25-30 साल पहले, और शायद कोई भी ठीक नहीं होता था। तो कैंसर की कीमोथेरेपी से किडनी का कैंसर ठीक नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई लगभग 20-25 साल पहले। तो उसके बाद जब रिसर्च हुई और इजाद हुई, तो उसमें टारगेट थेरेपीज आई। जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि टारगेट थेरेपी क्या होती है और ये किडनी कैंसर में किस तरह से काम करती है? करेक्ट। तो 20-25 साल से हम लोग टारगेट थेरेपी या टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स नामक गोलियां होती हैं और अभी भी हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टारगेट इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये वेस्कुलर ट्यूमर होता है, बहुत ब्लड सप्लाई होती है इसकी, तो वो जो गोलियां हैं वो उसकी ब्लड सप्लाई को रोकती है। एक्चुअली सबसे पहले एक दवाई आई थी जिसको बोलते हैं बेवसिजुमैब या अवास्टिन, वो अब कम यूज हो रही है, लेकिन उसी ग्रुप की दवाइयां जिसके अंदर की वो ब्लड वेसल्स को अटैक करती हैं, जिसमें कि 4-5-6 दवाइयां हैं। जैसे सबसे पहले आई थी सुनिटिनिब, फिर आई पेज़ोपेनिब, फिर आई एक्जिटिनिब, फिर आई लेनवैटिनिब, और अभी आई है लेटेस्ट कैबोजेंटिनिब। ये टेक्निकल 5 नाम हैं जो कि गोलियां हैं, और इनको सेफली हम दे सकते हैं, पेशेंट्स घर पे लेते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स कीमो वाले नहीं होते हैं, बाल नहीं उड़ते हैं, उल्टी नहीं लगती है, लेकिन उनसे बीपी बढ़ सकता है, स्किन में रैश हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, या मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो उसकी डोज को, दवा की डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कि सारा लंग में, लिवर में फैल गया था, और अब वो सिंपल 2-2, 3-3 साल से गोलियां खा रहे हैं और
ठीक चल रहे हैं, यूजुअली 2-3 साल तक ठीक रहते हैं और फिर उनका रिलैप्स हो जाता है, लेकिन 100 में से 60-70% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो बहुत एक नई पद्धति आ गई, जिसका कि हमने दूसरे कैंसर्स में भी जिक्र किया, वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी होती क्या है सर, और ये मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये पेशेंट को किस तरह से बेनिफिट्स? जी जी बिल्कुल। तो एक्चुअली किडनी कैंसर जो है एक इम्यूनोथेरेपी सेंसिटिव कैंसर है। इम्यूनोथेरेपी में दवाएं होती हैं, वो इंजेक्शंस के फॉर्म में होती हैं, और उसको हम सिंपल आधे पौने घंटे में इंजेक्शन हम दे देते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं, जिसमें कि टी सेल्स हैं पर्टिकुलरली और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होके ट्यूमर को मारते हैं। और ये पद्धति बहुत ज्यादा कामयाब हुई, खास तौर पे तब जब इसको हमने गोलियों के साथ, टारगेट थेरेपी के साथ कंबाइन किया, और उसमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। तो आज के डेट में यदि मेरे पास कोई पेशेंट किडनी कैंसर का आता है और उसका ट्यूमर फैल चुका है और उसको किडनी निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको 3-3 सप्ताह में या 2-2 सप्ताह में इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन देते हैं और साथ में खाने की गोली देते हैं। और इससे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे हैं, 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे हैं, और 15-20 लोग तो बिल्कुल ही ठीक हो रहे हैं, अच्छा जो कि पहले 1-2-3 साल तक जीवित रहते थे। अब ये समझें कि 5 साल से भी ज्यादा उनका इलाज चल रहा है। और यूजुअली इम्यूनोथेरेपी 2 साल के बाद बंद कर देते हैं, और फिर इलाज एक्चुअली अगर उनका कंप्लीट रेमिशन आ गया, सीटी स्कैन नॉर्मल हो गया, पेट स्कैन नॉर्मल हो गया, तो 100 में से 20 लोगों में हम ये कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत जरूरत है कि नई दवाओं की, बिल्कुल, जो कि 100 में से 70, 80, 90 सबको ठीक कर पाए। लेकिन साइंस अभी उतनी आगे नहीं गई है, और ऐसे भी प्रोटोकॉल्स आ गए हैं जिनमें कि 2 इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां देते हैं। IO इम्यूनो ऑन्कोलॉजी ड्रग, इम्यून ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर। तो IO के भी कॉम्बिनेशन आ गए हैं जो कि मरीजों को दिए जा रहे हैं, जिसमें कि गोली नहीं देते हैं, तो सिर्फ इंजेक्शन से इलाज होता है। और ये भी 80% लोगों में कामयाब है, जिनमें से कि लगभग 20-25% लोग जो हैं वो शायद 5 साल से भी ज़्यादा ठीक रह सकते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पिछले आप समझें कि 10 एक साल से चल रहा है, ज़्यादा 5 साल से चल रहा है। तो आजकल तो हम सबको ये दे रहे हैं। जो भी इसमें इशू क्या है कि दवाएं कुछ महंगी हैं, जो इंजेक्शंस हैं, जो इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शंस हैं। कितनी महंगी दवाई है? तो उसमें एक्चुअली स्कीम्स लाए हैं कंपनी वाले, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का खर्चा 8-10 लाख रुपए मान के आप चलें। और लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2026 में और 27 में वही दवाइयाँ जो कि आज इतनी महंगी मिल रही हैं, इंडियन कंपनीज बना पाएंगी, और शायद 2-4 लाख साल का इलाज जो है वो हो जाएगा। वो दूर नहीं है वो दिन, अगले साल या मैक्सिमम अगले उससे 27 में, मतलब 2 साल के अंदर ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, इससे क्योंकि इंडियन बहुत जो राहत मिलेगी लोगों हाँ इंडियन जो दवाइयों के ट्रायल्स चल रहे हैं, उनका जो ये इंपोर्टेड दवाइयाँ हैं जो इम्यूनोथेरेपी वाली हैं, और उसके अंदर उनका जो पेटेंट है वो जब खत्म होता है तो इंडिया वाले अपनी दवा को लॉन्च कर सकते हैं। तो अगले 2 साल में उम्मीद है कि वो सस्ती दवाइयाँ आ जाएंगी, जिससे कि मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये तो 2 दवाएं हुई, इम्यूनोथेरेपी और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। इनके अलावा भी क्या कुछ दवाइयाँ हैं? कार्टी सेल थेरेपी क्या होती है सर? हाँ, वो एक अभी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अभी एक दवाई और हम बताना चाहेंगे जिसका नाम है एवरोलाइमस। वो एक और दवाई है जो कि उतना अच्छा काम नहीं करती है, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स की जब बीमारी वापस आती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता है कि उनको वो दवाई का भी एक ट्रायल दें। पिछले 15 वर्षों से वो है हमारे पास, और कैबोजेंटिनिब है। तो ये थोड़ी पोटेंट दवाइयाँ हैं जो कि हम किडनी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए अपने मरीजों को दे रहे हैं। कार टी सेल्स की जहाँ तक बात है, सॉलिड कैंसर्स में, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और प्रोस्टेट कैंसर, ये सब शामिल है, इंक्लूडिंग किडनी कैंसर, अभी उसमें समय लगने वाला है। कार टी सेल में बेसिकली जो आपका ट्यूमर सेल है, उसकी सरफेस पे जो एंटीजन होता है उसको हम टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ जो है हम लोग इम्यून सेल्स जनरेट करते हैं। तो वो अभी नहीं है
किडनी कैंसर में, लेकिन 2-3 वर्षों में जैसे ट्रायल्स चल रहे हैं तो उसकी आने की उम्मीद है। जी। तो किडनी कैंसर में सर ये प्रोजेनेसिस या सर्वाइवल रेट आप स्टेज वाइज समझाइए इसको कैसे होता है? राइट, तो जैसे हमने बताया कि पहली स्टेज में अगर बहुत छोटा ट्यूमर है, अगर 3 या 4 सेंटीमीटर से है, तो हम सिर्फ किडनी का आधा पोर्शन ही निकालेंगे या उतने पोर्शन निकालेंगे जितनी ज़रूरत है। उसमें क्योर रेट 80-90% से भी ज़्यादा है। माने कि बस ऑपरेशन किया और आप समझें कि 100 में से 80-90 की बीमारी कभी वापस लौट के नहीं आएगी। सेकंड के अंदर ये है कि थोड़ा बड़ा ट्यूमर हो गया जिसमें कि आपको पूरी किडनी निकालनी पड़ रही है, और मैंने बताया कि हाई रिस्क फीचर्स हैं, उसमें हम ऑपरेशन करने के बाद उनको 1 साल इम्यूनोथेरेपी की दवाएं देंगे। उसमें भी क्योर रेट बहुत अच्छा है, वो भी 70-80% की रेंज में जा रहा है। और जो पेशेंट्स 4th स्टेज में हैं, जिनका कि ट्यूमर फैल चुका है, उसमें जैसे हमने बताया कि हम कंट्रोल तो कर पाते हैं ज़्यादातर मरीजों में, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो 20-25% लोगों के अंदर है। तो ये एक किस्म से हमारा यहाँ तक हमारी साइंस अभी पहुंची है जी। किडनी कैंसर्स के बारे में। जी। दिस इज मेनली अबाउट क्लियर सेल कार्सिनोमा, जो कि कॉमनेस्ट टाइप है, और उसमें सार्कोमेटॉइड वैरायटी भी शामिल है। तो सर अगर मुझे अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करनी हो कि जिससे मैं किडनी कैंसर यानी किसी भी तरह के कैंसर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकूं, तो ऐसे क्या हैक्स आप दर्शकों को बताएंगे कि जिससे वो खुद को प्रिवेंट कर सकें इससे? जी, सो जनरली जो कैंसर्स हैं उनके कारण हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल से मतलब कि यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे, हम तली हुई चीज़ें और मोटापे की तरफ बढ़ेंगे, तो वो क्लियर कट उन मरीजों में, या नॉट मरीज तो नहीं है खैर, वो नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं जो जिनका कि बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, जो स्मोक कर रहे हैं, जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उनके अंदर अमूमन कैंसर्स बनने की संभावना एज के साथ बढ़ती जाती है। तो आपका यही एक एडवाइस रहती है कि आप फिट रहें, अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 या उससे कम में रखें, एक्सरसाइज करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स का सेवन करें, और मोटे ना हो, तो यदि और शराब सिगरेट ना पिए। तो अगर ये सब चीज़ों का पालन करेंगे तो उम्मीद है कि वो कैंसर नहीं होगा और आपका जीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा। ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट ऐसा भी कुछ है क्या कि वो तो इसमें रोल प्ले हरी करता है? पत्तेदार चीज़ें जिनमें ऑक्सीडेंट्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो वो फ्रूट्स के अंदर जो जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे या वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें कि पालक है या टोमेटो है, तो ये ज़्यादा सेवन करने से देयर इज़ एविडेंस, देयर इज़ डेटा टू सपोर्ट कि उनमें कैंसर्स कम होता है। नॉन वेजिटेरियन के अंदर रेड मीट नहीं खाना है, बिल्कुल वो जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। तो लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात निकल के आ रही है, यदि किसी को कैंसर हो भी जाता है और आपने उसको निकाल दिया, तो यदि आपने वजन बढ़ा लिया उसके बाद, तो कैंसर का इंसिडेंस वापसी आने का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोटापा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, फिट ना होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कैंसर होने का या कैंसर के रिलैप्स करने का। तो आपको एक स्वस्थ जीवन, एक्सरसाइज वाला, अच्छी डाइट वाला, ऑर्गेनिक फूड वाला, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला आपको करना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल ठीक रहें और आप कैंसर फ्री रहें। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने किडनी कैंसर से जुड़ी हुई हर एक बात को बताया हमारे व्यूअर्स को। लास्ट में जैसा कि आप हर बार कुछ गुनगुनाते हैं और हमने इस पॉडकास्ट को उम्मीदों का पॉडकास्ट नाम भी दिया है, जी, तो व्यूअर्स के लिए वो गाना जो उनके लिए एक उम्मीद बन सके। तो ये रफ़ी साहब का गाना है, जी। बहुत पॉपुलर है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था,
बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र